जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार दुर्गा मेंस का पीआईक्यू जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिटेल एनालाइज के साथ पढ़ाई करेंगे, ताकि आपका बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट होंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग उसका क्वेश्चन तो देखेंगे ही। देखिए, पीआईक्यू क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, साथ में उसका एनालाइज करेंगे और एनालिसिस के साथ साथ उसका जो भी कॉन्सेप्ट होगा ना, उन सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि जो भी बिहार का एग्ज़ाम होता है उनमें पीआईक्यू क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होता है उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हम लोग उसका एनालाइज के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। तो ये सबको पता है कि पाली भाषा थी। लेकिन पाली भाषा क्यों थी, तो आपको पता होना चाहिए कि जब गौतम बुद्ध थे तो उस टाइम संस्कृत चलती थी। ठीक है, क्योंकि आपको वैदिक सभ्यता चल रहा था ना उस टाइम, तो संस्कृत चलता था। लेकिन संस्कृत सभी जो आम जनता थी उनको समझ नहीं आती थी। ठीक है, तो आपको पता है कि मान लीजिए जैसे बिहार है, बिहार में चलती है क्या, हिंदी। लेकिन बहुत सारे क्षेत्र में हिंदी अच्छे से समझ नहीं पाते, उनके लिए जो क्षेत्रीय भाषा होता है उन्हीं भाषा में बात करनी होगी। ठीक है, तो वहीं क्षेत्रीय भाषा जो पाली थी वो जनसाधारण की भाषा थी। ठीक है, इसलिए महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा चुना था। ठीक है, बाकी आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बौद्ध ग्रंथ के प्रमुख ग्रंथ, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो आपको पता है कि बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ क्या है, त्रिपिटक। किस भाषा में लिखा है, पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। ठीक, और त्रिपिटक में क्या क्या आता है, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, तो विनय पिटक में क्या होता है, तो संघ के नियम है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश और संवाद की, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन की व्याख्या है। ठीक है, विनय, विनय से नियम हो गया। ठीक है, और सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश और संवाद है, और अभिधम पिटक बौद्ध दर्शन की व्याख्या है। ठीक है, देख लीजिएगा। अब बात करते हैं अन्य जो विकल्प हैं उसमें दिए थे, जैसे प्राकृतिक। तो यह मुख्य रूप से जैन धर्म के उपदेशों की भाषा थी। ठीक है, जैन धर्म की बात करें, देखिए बौद्ध धर्म की तो पाली हो गई, जैन धर्म की क्या हो गई, प्राकृतिक। ठीक है, और मगधी, यह मगध क्षेत्र के स्थानीय भाषा थी, लेकिन बौद्ध धर्म के व्यापक प्रचार के लिए पाली को ही माना गया। ठीक है, मगधी भी क्या था, एक स्थानीय भाषा ही था। ठीक है, तो ये भी चूज कर सकते, लेकिन महात्मा बुद्ध ने क्या चुना था, पाली चुना था। ठीक है, अब रही बात संस्कृत, तो बाद के समय में विशेषकर महायान बौद्ध धर्म के उदय के साथ बौद्ध ग्रंथों को संस्कृत में भी लिखा जाने लगा। ठीक है, जैसे कि बुद्ध चरित किसके लेखक है, अशोक घोष की। ठीक है, अशोक घोष की, और यह किस में लिखा गया है, तो संस्कृत शब्द में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म में संस्कृत नहीं हुआ है, लेकिन जब बाद में चला गया, जो बाद में आपको पता है ना कि महायान हीनयान में बट गया था, तो महायान को किस शब्द को अपनाया था, तो संस्कृत अपनाया था। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार दुर्गा परीक्षा के लिए संभावित अन्य प्रश्न। देखिए, प्रथम उपदेश कब दिए थे बुद्ध ने, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, पूछता है कब, तो सारनाथ में, जिसे क्या बोला जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ये सारे यहाँ से भी क्वेश्चन थे। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया में निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, निरंजना को ही फल्गु नदी बोलते हैं। तो पूछा जाए कि बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में। ठीक है, किस नदी किनारे, तो निरंजना, उसी को फल्गु नदी बोलते हैं। ठीक है, और इनको महापरिनिर्वाण कब हुआ था, तो कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु कुशीनगर में थी। ठीक है, कुशीनगर में जाएंगे तो उनको पूरा लंबा दिखाया गया है। ठीक है, सोया हुआ। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, कि द्रव्यमान m और वेग v वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा का सही सूत्र क्या है, तो आपको पता है 1/2 mv²। लेकिन अगर यही संवेग दिया हो तो संवेग क्या होता है, तो 1/2 गुने p²/m। अब देखो p का अगर हम करें तो ये इसको कैसे होगा, तो p का आपको पता है, तो p बराबर क्या होता है, mv²। तो यही अगर इसको 1/2 p को करें तो m²v²/m है, तो m से m कटेगा, फिर आ गया ना 1/2 mv²। तो सेम चीज़ है। ठीक है, तो आपका सही सूत्र हो जाएगा। ठीक,
अब इसकी विश्लेषण करें तो गतिज ऊर्जा क्या है, तो गतिज ऊर्जा की बात करें तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उससे उस वस्तु की क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। सूत्र का महत्व तो क्या है, तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, दोगुना हो जाती है। यह द्रव्यमान की बात करें, लेकिन वही बोले यदि वस्तु का वेग दोगुना करे यानी वेग दोगुना करे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, 4 गुना, क्योंकि क्या होता है 1/2 mv²। तो v बोले तो ये 2 से करेंगे तो ये 2 नहीं 4 हो जाएगा ना, तो ऐसे 2 का पावर हो जाएगा। और यह परीक्षा में क्या होता है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं अन्य विकल्प के, तो k बराबर mv यानी k यहाँ पे p हो गया, ठीक है, mv होता है, ठीक है, k को ही p माना है यानी संयोग का, यह संयोग का सूत्र है, गतिज ऊर्जा का नहीं, ठीक है। गतिज ऊर्जा और संयोग में संबंध ये देखिए यही वाला, ठीक है, यानी k अगर मानते हैं या p मानते हैं, ठीक है, तो वो 1/2 लिखेंगे और p² m लिखेंगे, ठीक है, वहीं लिखा है लेकिन 2 साथ में कर दिया, ठीक है, तो जैसा भी हो। अब बात करते हैं ऊर्जा की इकाई, तो ऊर्जा की क्या इकाई होती है, तो गतिज ऊर्जा का SI मात्रक, क्योंकि ऊर्जा ही है, ठीक है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, पता है, और यह एक क्या होता है, एक अदिश राशि होता है, ठीक है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। और बिहार दुर्गा परीक्षा के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूत्र की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो क्या होता है, E बराबर mgh, जहाँ पे g क्या है, एक गुरुत्वीय त्वरण है, h क्या है, ऊंचाई है, और m तो द्रव्यमान है, पता ही है। शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो P बराबर W/T, P W मतलब कार्य हो गया और T मतलब समय हो गया, ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक है ना, पावर का मात्रक वाट होता है। कार्य की बात करें तो कार्य बराबर W बराबर Fs cos थीटा, यानी F आपका बल हो गया, S विस्थापन हो गया, यानी बल गुने विस्थापन, और cos थीटा आपको पता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि अगर काम करने वाला कोई है 90 डिग्री में करे तो क्या होता है, 0 काम होता है, ठीक है, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, इसलिए 0 काम होता है, ठीक। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में से कौन सा समायोवी युग्म है, तो कौन सा है, तो ब्यूटेन और 2 मिथिल प्रोपेन, इसी को हम लोग बोलते हैं आइसो ब्यूटेन, ठीक है, तो इसी की बात करते हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए इसका विश्लेषण करते हैं, तो समायवता, ठीक है, आइसोमेरिज में क्या है, तो ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान होता है लेकिन उनकी संरचना, ठीक है, संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, संरचना क्या होता है, ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो लेकिन उनकी संरचना क्या हो, संरचना को एटॉमिक संरचना या परमाणु की व्यवस्था अलग अलग होती है, उसे समायोगी कहते हैं, ठीक है, यानी आपका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक, और एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, भिन्न होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, समायोता या आइसोमेरिज्म बोला जाता है, ठीक है। और देखिए ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन का उदाहरण क्या है, तो दोनों का अणु सूत्र क्या होता है, CH4H10 होता है, लेकिन इनकी संरचना अलग अलग होती है। जिससे ब्यूटेन यह एक सीधी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन है, जबकि 2 मिथिल प्रोपेन इसमें 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला होती है और दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल जुड़ा होता है, ठीक है, तो ये आपका बोला जाता है, ठीक। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ना CH3 CH2 CH2 और CH3, ऐसे ये आपका बना रहेगा ब्यूटेन का, ठीक है, इसका, लेकिन आइसो ब्यूटेन का हो जाएगा कि CH3 CH और इसमें CH3 और इसमें CH3 ऐसे जुड़ा रहता है, ठीक है, तो इस तरह बना रहता है स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं अन्य विकल्प की, तो प्रोपेन का सूत्र होता है CH3H10 और ब्यूटेन का CH4H10, इनका अणु सूत्र अलग है, लेकिन क्या बोला था, अणु सूत्र समान होने चाहिए थे, ये आपका आइसोमेरिज्म नहीं होगा। एथेन C2H6 और मिथेन CH4 होता है, इनके अणु सूत्र भी अलग है, तो ये भी नहीं होगा। एथेन C2H4 और एथेन C2H6 है, इनमें हाइड्रोजन की संख्या अलग है, यानी ये भी आपका आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है, मतलब आपको क्या बोला था कि अणु सूत्र समान होने चाहिए, ठीक है।
अब मैं बात करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बिहार एसआई में पूछा जाता है और बीपीएससी में, तो है कि ब्यूटेन के कितने समायोगी संभव है, कितने हैं, तो 2, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ठीक है, तो 2 ही, ये आपका बीपीएससी और बिहार एसआई में पूछा हुआ है। पेंटेन की बात करें तो पेंटेन का सूत्र कहते हैं C5H6 12, ठीक है, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो कितने संरचनात्मक समायोगी होते हैं पेंटेन के, तो 3, ठीक है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ठीक। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध होता है क्या कहलाते हैं, तो एल्कीन कहलाते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आपने पढ़ा होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, तो ये वाला है। और मैंने बोला था जोड़ो इसको, इसमें +2 जोड़ा जाता है, इसमें कुछ नहीं, 0 होता है, इसमें छोड़ो यानी जोड़ो, छोड़ो और तोड़ो यानी 2 घटाया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो इसमें होगा C2H6 हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा C2H4, तो इसमें हो जाएगा C2H2, इस तरह होगा, क्योंकि इसका सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है, और इसका होता है CnH2n, और इसका होता है CnH2n-2, इस तरह सूत्र होता है, ठीक है। एल्केन का हो गया, एल्कीन का हो गया, एल्काइन का हो गया, तो इस तरह सूत्र होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला किन 2 नदियों के संगम का आयोजन किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से, तो गंगा और गंडक, ठीक है। अब इसका विश्लेषण करते हैं। तो मेले के स्थित सोनपुर मेला बिहार के सारण और वैशाली जिले के सीमा पर स्थित सोनपुर में आयोजित होता है, और यह पवित्र गंगा और गंडक नदी के संगम पर मिलता है, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखिए पूछ दे कहाँ पे, तो सारण और वैशाली के, ठीक है। अब इसकी ऐतिहासिक ग्रंथ है, तो इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है। स्थानीय मान्यता के अनुसार इसी स्थान पर गजग्राह का युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान विष्णु ने गज हाथी की रक्षा की थी, ठीक है। अब समय की बात करें तो यह मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा यानी नवंबर दिसंबर से शुरू होता है और लगभग 1 महीने तक चलता है। कुछ संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो PIQ के आधार पर है, तो बिहार की नदियाँ और उनका संगम से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न जो परीक्षा में बार बार आते रहते हैं, ठीक है। जैसे हाजीपुर और सोनपुर, यहाँ पे क्या होता है, तो गंगा और गंडक का मिलन होता है, ठीक, हाजीपुर सोनपुर। पटना दानापुर में क्या होता है, गंगा और सोन का होता है, और मुंगेर के पास क्या होता है, गंगा और कोसी का, ठीक है। कुर्सेला कटिहार के पास मुख्य संगम है, ठीक है। रेवलगंज छपरा में क्या होता है, गंगा और घाघरा का, ठीक है। तो ये पूछा जाता है पटना दानापुर में गंगा और सोन, मुंगेर के पास गंगा और कोसी, और रेवलगंज छपरा के पास गंगा और घाघरा, ठीक है। और घाघरा को ही सरयू नदी बोला जाता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिहार में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है, तो बक्सर जिले से प्रवेश करती है, ठीक है। बिहार का शोक नदी किसे है, तो कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई थी, तो आपको पता है कायस्थ प्रमुखता में आया था, ठीक है। अब देखिए इसका विश्लेषण करते हैं। तो कायस्थ जाति का उदय कैसे हुआ, तो राजपूत काल विशेषकर 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान प्रशासनिक कार्यों जैसे राजस्व रिकॉर्ड रखने और लेखन कार्यों की मांग बढ़ी। इसी समय कायस्थ एक विशिष्ट जाति के रूप में उभर कर सामने आया। मूल रूप से यह एक व्यवसाय था जो बाद में क्या हो गया जी, जाति में बदल गया था, ठीक है। जो आजकल के लाला वाला जो है ना, तो वही कायस्थ है, ठीक है, तो उन्हीं को कायस्थ बोला जाता है। साहित्यिक साक्ष्य, तो कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें है, तो ओशनस स्मृति में मिलता है, ठीक है। एक जाति के रूप में इनका पहला वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलती है। गुप्त काल और उसके बाद के राजपूत काल में इन्हें राज्य के सचिवों, राज्य के सचिव और लेखकों के रूप में बहुत सम्मान मिला, ठीक है। अब देखिए अन्य विकल्प है, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये प्राचीन वर्ण व्यवस्था का हिस्सा थे। राजपूत काल में क्षत्रियों के नए कुल 36
राजपूत कुल थे प्रसिद्ध हुए, लेकिन कायस्थ इस काल की सबसे प्रमुख नवीन जाति थी। ठीक है, और नवीन ही पूछा था हम लोग का कि कौन है, तो कायस्थ है। वैसे इनका मुख्य कार्य क्या था, व्यापार था, जो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो उत्तर भारत के राजपूत राज्यों के पतन का मुख्य कारण क्या था, तो आपसी एकता का अभाव था और सामंती व्यवस्था लागू था। पृथ्वीराज राजस्व की रचना किसने की, तो चंद्रवर्ती ने। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया था, चंद्र शासकों ने। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। तो देखिए प्लासी की लड़ाई सबको पता है कि 1757 में हुआ है, लेकिन आजकल डेट पूछ रहा है, तो कौन से, 23 जून 1757। ठीक है, अब उसका विश्लेषण हम करते हैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो युद्ध के पक्ष में क्या था, तो यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। ठीक, मुख्य कारण और परिणाम क्या हुआ था, धोखाधड़ी। नवाब का सेनापति कौन था, मीर जाफर अंग्रेज से मिल गया था, जिसके कारण क्या हुआ, नवाब की हार हुई। ठीक है, महत्व, इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। इसने अंग्रेजों को बंगाल का वास्तविक शासक बना दिया। ठीक है, स्थान की बात करें तो यह युद्ध पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में, कौन जिले में, नदिया जिले में, और कौन नदी किनारे, तो भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। संबंध, महत्वपूर्ण तथ्य और पेड़ के आधार पर क्वेश्चन देखें तो बिहार दुर्गा के परीक्षा में अक्सर प्लासी और बक्सर के युद्ध को भ्रमित करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तुलनात्मक अध्ययन नीचे दिया गया है। ठीक है, तो मतलब अब हम लोग प्लासी और बक्सर दोनों का देखेंगे साथ में, क्योंकि दोनों कन्फ्यूजन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं डेट की। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ है, 23 जून 1757। और बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 22 या से 23। देखिए दोनों सेम 22 और 23 दोनों आता है। ठीक है, तो 22-23 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, अब बात करें सेनापति, अंग्रेज सेनापति कौन कौन थे, तो देखिए प्लासी के युद्ध में कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव, और बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो था। विपक्षी कौन थे, तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला था, और जबकि बक्सर युद्ध में मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला। शाह आलम द्वितीय का था, तो मुगल शासक था। मीर कासिम ये बंगाल का नवाब था, और शुजाउद्दौला ये अवध का नवाब था। ठीक है, परिणाम क्या हुआ, तो भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव पड़ी। प्लासी के युद्ध से नींव पड़ा है, लेकिन बक्सर के युद्ध से भारत में अंग्रेजों की शक्ति पूरी तरह स्थापित हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते, अगला टॉपिक देखते, मतलब क्या करते हैं कि अन्य संभावित प्रश्न देखते हैं। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो बक्सर के युद्ध के बाद कब हुई थी, 1765 ईस्वी में हुई थी। ब्लैक होल त्रासदी, यह सिराजुद्दौला के समय की घटना मानी जाती है, 20 जून का 1756। और यही कारण था कि ये युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, सबसे मुख्य कारण ये माना जाता है। ठीक है, द्वैत शासन कब हुआ, तो बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1765 में लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी से गुजरने पर बालक क्या होगा, तो बालक क्या हो जाए, तो गाड़ी की ओर गिर सकता है। क्यों गिर सकता है, तो इसका बात करें तो देखिए ये प्रश्न जो भी है ये बर्नौली सिद्धांत के आधार पर है। सिद्धांत क्या है, तो बर्नौली सिद्धांत के अनुसार जब किसी तरल यानी हवा या पानी का वेग बढ़ता है तो वहाँ दाब कम हो जाता है। ठीक है, और पता है कि जब दाब कम होगा तो जो बाहर की जो हाई प्रेशर वाली है वो जहाँ दाब कम हुआ उधर की तरफ जल्दी से भागेंगे। इसलिए जब ट्रेन गुजरती है ना, जैसे यहाँ पे समझाया यहाँ क्या होता है। ठीक है, जब रेलगाड़ी बहुत तेज़ गति से गुजरती है तो वह अपने साथ वाली हवा को भी गतिशील कर देती है, और गाड़ी और बालक के बीच की जो हवा का वेग अचानक बहुत बढ़ जाता है, जिससे वहाँ क्या होता है, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। और पता है कि जब निम्न दाब का जो मतलब बालक और ट्रेन के बीच का जो हवा है वहाँ पे निम्न दाब हो जाएगा, लेकिन बालक के पीछे की हवा स्थिर होती है जहाँ हाई प्रेशर होता है, बना रहता है, और इसलिए हवा जो, अब मान लीजिए पीछे हाई प्रेशर है और आगे निम्न प्रेशर है, तो हाई प्रेशर ना निम्न प्रेशर की ओर जल्दी से करती है, तो इसलिए लड़का को क्या करेगी, हवा ढकेल देगी। ठीक है, तो वहीं क्या होता है कि बालक के पीछे का हवा स्थिर होती है जहाँ उच्च दाब बना रहता है, और हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है, इसलिए पीछे की हवा क्या होती है, बालक को रेलगाड़ी की ओर धकेलती है। ठीक है, तो यही कहना चाहता था, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए बर्नौली सिद्धांत के कुछ और क्वेश्चन आते हैं। तो बिहार एसआई और अन्य परीक्षा के इस सिद्धांत से जुड़े यह प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो छप्पड़ कौन है, तेज आंधी आने पर भी घर का
छत या छप्पर का उड़ना क्या है तो क्यों होता है, तो ऊपर हवा का वेग अधिक होने से दाब कम हो जाता है। और तब पता है, देखिए ऊपर हवा, मान लीजिए जैसे जब बहुत तेज आंधी है, ठीक है, तो आंधी तो हवा उड़ा के लगी, तो वहाँ पे क्या हो गया, निम्न दाब बन गया। तो जो नीचे का जो छप्पर के जो नीचे का जो हवा होता है उसमें हाई प्रेशर होता है, तो वहीं क्या होता है, ऊपर की तरफ ढकेलता है और छप्पर उड़ जाता है। हवाई जहाज का उड़ना, तो विमान के पंखों की बनावट इसी सिद्धांत पर आधारित होती है, ताकि नीचे से ऊपर की ओर एक लिफ्ट मिल सके। ठीक है, देखिए ऊपर जो पंखे लगे रहते हैं ना, तो पंखे क्या करते हैं, वो खूब नाचते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे निम्न प्रेशर बनता है, और नीचे जो स्थिर हवा होती है वो हाई प्रेशर होता है। वहीं ऊपर जो नीचे से हवा ऊपर की तरफ ढलती है, तो हवाई जहाज उड़ने का काम करता है। ठीक है, मैग्नेस प्रभाव को देखें तो क्रिकेट या टेनिस बॉल का हवा में भी स्विंग होना यही कारण है। ठीक है, इत्र का फुहारा, तो स्प्रे बोतल या इत्र की शीशी से फुहारा निकलना, ये सब इन्हीं के आधार पर है। ठीक है, तो बर्नौली सिद्धांत के आधार पर है ये सब, छप्पर का उड़ना, हवाई जहाज का उड़ना, मैग्नेस प्रभाव, इत्र का फुहारा, ये सब किसके आधार पर है, तो बर्नौली सिद्धांत पर। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इब्न बतूता के बारे में कथन पर विचार करें, तो यह क्या होता है, यह मोरक्को से था, बिल्कुल सही है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, बिल्कुल सही है। उसने रहला लिखा था, बिल्कुल सही है, यानी आपका तीनों सही है। ठीक है, अब इसका बात करें तो परिचय और उत्पत्ति करें, तो इब्न बतूता एक प्रसिद्ध मुस्लिम यात्री था, जिसका जन्म मोरक्को में के कहाँ हुआ था जी, मोरक्को के टेंजियर में हुआ था, और वह 14वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक है, भारत आगमन मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ठीक है, तो वह 1333 ईस्वी में सिंध के रास्ते भारत पहुंचा। उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। सुल्तान उसकी विद्वता से इतनी प्रभावित हुआ कि उसने इब्न बतूता को क्या किया, दिल्ली का काजी, यानी काजी को क्या बोलते हैं, न्यायाधीश होता है, नियुक्त किया। वह इस पद पर लगभग कितने वर्ष तक रहा, 8 वर्ष तक। ठीक है, अब बात करते हैं साहित्यिक कार्य रहला। इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत को किताब उल रहला अरबी भाषा में लिखा था। ठीक है, किताब उल रहला कौन सी भाषा में, अरबी भाषा के नाम से लिखा है। इसमें 14वीं शताब्दी के भारत की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन मिलता है। ठीक है, बिहार दरोगा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट देखें तो चीन का दूत, 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। ठीक है, डाक व्यवस्था को वर्णन करते थे, इब्न बतूता ने अपने पुस्तक में भारत की तत्कालीन कुशल डाक व्यवस्था, उलूक और दावा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, उलूक और दावा मतलब डाक व्यवस्था। ठीक है, दास प्रथा, तो उसने उस समय की दास प्रथा और विशेष रूप से महिला दासों के बारे में भी लिखा है। ठीक है, अब कुछ पीआईक्यू संबंधित कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो अक्सर परीक्षा में यात्रियों और उनके कार्यक्रम का मिलान करने का आता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। देखिए यात्री कौन है, मेगास्थनीज कहाँ से आया था, तो यूनान से आया था। किसके समय, चंद्रगुप्त मौर्य के। फाहियान कहाँ से आया था, चीन से। किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रम द्वितीय के टाइम में। ठीक है, हुएनसांग तो चीन से था, और किसके, हर्षवर्धन। ठीक है, अलबरूनी तो कहाँ से था, ख्वारिज्म, और किसके समय, मोहम्मद गजनवी के टाइम में, और उसने क्या लिखा था, किताब उल हिंद। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। अब क्वेश्चन की बात करें, वे अणु जो समान आणविक सूत्र साझा करते हैं लेकिन परमाणु संरचना व्यवस्था अलग अलग होती है, उन्हें इस रूप में जाना जाता है। अभी जस्ट मैंने बताया समायवी। ठीक है, पीछे ही इसके बारे में मैंने खूब चर्चा किया था। समायवी क्या है कि जिसके आपको बताया था कि एक ही होता है, जो केमिकल फार्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, एक ही होता है, लेकिन इनसे जुड़ने का तरीका, जो स्ट्रक्चर होता है, अलग होता है। इसी कारण भौतिक और रासायनिक गुण भी बदलते रहते हैं। ठीक है, अन्य विकल्पों की बात करें तो समास्थानिक क्या होता है, तो एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो। समास्थानिक मतलब परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग हो। जैसे हाइड्रोजन के अलग अलग हो, जैसे हाइड्रोजन तो एक ही होता है, ठीक है, लेकिन इसमें 3 तरह से होते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है प्रोट्रियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है, अपरूप की बात करें तो जब एक ही तत्व प्रकृति में अलग अलग भौतिक रूप में मिलता है, जैसे कार्बन के अपरूप, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, तो यही होता है। ठीक है, जब एक ही तत्व प्रकृति में अलग अलग भौतिक रूप में मिलता है। आयन, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है या प्राप्त करता है तो उससे उस पर आवेश आ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, आयन कहते हैं। ठीक है, जैसे नहीं बोलते धन आयन, ऋण आयन, वही आयन होते हैं। अब इससे संबंधित कुछ पीआईक्यू आधार पर देखते हैं। तो बिहार दरोगा और बीपीएससी में इन शब्दों के बीच
अंतर पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जिसे बोले समायवी, तो समायवी क्या होता है, तो समान अणुसूत्र भिन्न संरचना, जैसे एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, इन दोनों का क्या होता है, समान अणुसूत्र है लेकिन संरचना अलग होता है। समस्थानिक, समान प्रोटॉन लेकिन भिन्न न्यूट्रॉन होता है, यानी आपका परमाणु संख्या समान होती है और जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान वो अलग होते हैं, ठीक है, जैसे C12 C14। अपरूप की बात करें तो एक ही तत्व के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे हीरा और ग्रेफाइट, दोनों क्या है, कार्बन के अपरूप है। समभारिक, समान द्रव्यमान संख्या, जैसे ये समस्थानिक था, तो समस्थानिक में समान परमाणु संख्या होते हैं लेकिन भिन्न क्या होते हैं, भिन्न परमाणु द्रव्यमान होते हैं, ठीक है। उसी तरह संभारिक होता है कि इसमें समान द्रव्यमान संख्या होता है लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक होते हैं, जैसे आर्गन और कैल्शियम। कैल्शियम का देखिए ये भी 40 है, ये भी 40 है, यानी द्रव्यमान संख्या समान है, लेकिन ये इनका क्या है, यह एक आर्गन है और ये कैल्शियम है, तो इनका परमाणु संख्या क्या अलग अलग है, ठीक है। अब बात करें बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो गोपालगंज, ठीक है। गोपालगंज का रिकॉर्ड है, तो 2011 जनगणना के अनुसार गोपालगंज बिहार का एकमात्र जिला है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, और यहाँ का लिंगानुपात कितना है, 1021 प्रति 1000 पुरुष, यानी 1000 पुरुष है और 1021 महिला है। बिहार का कुल लिंगानुपात कितना है, तो 918 है। बिहार का बाल लिंगानुपात तो 935 है, ठीक है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण करें तो मुंगेर बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है जहाँ पर 876 ही है। रोहतास बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। पटना बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ टिप्स की, फैक्ट्स की। तो जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है, पटना में, और सबसे कम शेखपुरा में। लिंगानुपात सबसे कहाँ है, तो गोपालगंज में, और सबसे कम मुंगेर में। साक्षरता सबसे रोहतास में और सबसे कम पूर्णिया में। जनसंख्या घनत्व शिवहर में 1880 है, जबकि कैमूर में 488, यानी सर्वाधिक कहाँ है, शिवहर में, और न्यूनतम कहाँ है, 488 में। असल में शिवहर बहुत छोटा एरिया है और वहाँ पर बहुत घनी आबादी है, ठीक है। और पीआईक्यू के क्वेश्चन की बात करें तो बिहार की जनसंख्या का घनत्व कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह भारत में राज्य में शीर्ष पर है, ठीक है। उन्हें सबसे ज़्यादा भारत की बात बोले तो भारत में सबसे ज़्यादा घनत्व किस राज्य का है, तो बिहार का है, ठीक है। बिहार में महिला साक्षरता कितना है, तो 51.50 है, ठीक है। तो इतना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगला क्लास में हम लोग देखेंगे वह सभी। तो आपको क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करना है, ठीक है। क्योंकि ओके, अगर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, ठीक है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।